प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 11 कक्षा 11 बिजनेस स्टडी के अंदर व्यवसाय संगठन के स्वरूप अध्याय 2 इसमें व्यवसाय संगठन के स्वरूप पढ़ा और इसके अंदर पहले मैं आपको एक स्वामित्व व्यवसाय पढ़ा चुका हूँ, फिर साझेदारी पढ़ा चुका हूँ, साझेदारी के गुण, विशेषता, गुण और सीमाएं उसका अध्ययन मैं करवा चुका हूँ। तो फिर आपने मैंने पढ़ाया सहकारी समिति अध्ययन कर चुके हैं और अब जो इसमें तीसरा चौथा जो है वह है व्यवसायिक संगठन के स्वरूप। इसके पहले हम जो पढ़े हैं वो है एकल स्वामित्व व्यवसाय, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने पढ़ा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। फिर तीसरा हमने पढ़ा साझेदारी और चौथा हमने पढ़ा था सहकारी समिति। इसके हमने और पांचवा हम पढ़ रहे हैं संयुक्त पूंजी कंपनी। इसके लक्षण, विशेषता, गुण और सीमाएं। इसके अंदर कुछ कमी थी, इसमें कुछ कमी थी, इसमें कुछ कमी थी। जब जाकर के जो संयुक्त पूंजी कंपनी का निर्माण हुआ, इनमें कमियां थी, सीमाएं थी, उस सीमा समाप्त करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी इसलिए काफी हद तक इनकी जो सीमा है उनको समाप्त कर देती है। और संयुक्त पूंजी किसे कहते हैं? जिसके अंदर अधिक लोगों की संपत्ति पूंजी निवेश होती है उसको संयुक्त पूंजी। अब कंपनी कहते किसे? कंपनी एक कर्तव्य व्यक्ति वाली संस्था है जिसका अलग से एक वैधानिक अस्तित्व और शाश्वत उत्तराधिकार एक सार्वभौम होता है। सामान्य भाषा में कह सकते हैं कंपनी एक कर्तव्य व्यक्ति है जिसका निर्माण विधान द्वारा होता है, समापन विधान द्वारा होता है और इसके एक सार्वभौम द्वारा अपना संचालन करती है। ये इसकी डेफिनेशन है। पहले भारतीय कंपनी अधिनियम, सबसे पहले हमारे साझा धंधे के बारे में जो इससे पहले कई कंपनी अधिनियम आए और उसमें जैसे हमारे यहाँ पर 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। उसके बाद में धीरे धीरे कई अमेंडमेंट हुए, कई बदलाव हुए और हमारे देश के आजाद होने के बाद में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 बना, जिसके तहत पंजीयन करवाकर कंपनी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। फिर इसके अंदर कमियां थी, उन कमियों में बदलाव करके नया कंपनी अधिनियम बनाया, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। इससे पंजीयन होने के बाद ही कोई कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। कोई कंपनी तो व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करके व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है और कोई रजिस्ट्रेशन होने के बाद में सीधा व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं निजी कंपनी, वह कंपनी जिसके अंदर निजी व्यक्ति उसका स्वामी होता है। अधिक से अधिक वो कंपनी शेयर जारी नहीं कर सकती और कम से कम अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं। कोई भी अपने रिश्तेदारों में शेयर जारी नहीं करती है तो अपने जान पहचान के लोगों को और रिश्तेदारों को जारी कर सकती है, बाकी सार्वजनिक रूप से अंश जारी नहीं कर सकती। एक व्यक्ति की कंपनी, एक व्यक्ति भी किसी भी कंपनी का पंजीयन करवाकर वो उसका सार्वजनिक द्वारा अपना कंपनी खोल सकता है। सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी जिसके अंदर अधिक लोगों का पैसा होता है, वह कहते हैं सार्वजनिक कंपनी, जो अंश जारी करती है और लोग उसके अंदर अंश क्रय करते हैं। अंश जारी की गई पूंजी के छोटे से छोटे भाग को अंश कहते हैं। जैसे जारी की, मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपए के शेयर जारी की तो 10 रुपए के, जैसे उसने 100 शेयर 10 रुपए के 100 10 रुपए के 1000 शेयर से जारी कर दिए,
ठीक है, एक शेयर की रेट है 10 रुपये, ये उसकी रेट होगी और ये हो गया उसकी मूल्य हो गया और टोटल मूल्य हो गया 10,000। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटा 10 रुपये है, इस 10,000 का छोटा छोटा भाग है, तो ये क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा। ठीक है, तो इसको ये अंश के बारे में जन दिया है। नेक्स्ट है सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी वह कंपनी जिसके अधिक भाग का 51% भाग का जो अधिकार होता है, जो उसका स्वामित्व होता है, वह सरकार के पास होता है। इसमें सरकारी कंपनी राज्य सरकार कंपनी हो सकती है, केंद्र सरकार कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, निजी कंपनी कोई इसका निजी व्यक्ति उसका मालिक होता है, संचालन करने वाला निजी व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति कंपनी, एक व्यक्ति द्वारा किसी कंपनी का समस्त कार्य किए जाते हैं, प्रवर्तन एक कंपनी होता भी है, संचालन भी करता है और कंपनी को वास्तविक रूप में लेकर भी आता है। निजी कंपनी होती है वह पंजीयन होते ही अपने व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। एक व्यक्ति कंपनी भी पंजीयन होते ही अपने व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी सबसे पहले शेयर जारी करेगी, शेयर प्रतिवेदन जारी करेगी, प्रतिवेदन जारी करने के बाद एप्लीकेशन देगी। जब उसको 90% जितने शेयर जारी करने हैं उसके 90% शेयर आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद ही वह अपने व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र देगी और अपने व्यापार प्रारंभ करेगी। फिर है सरकार की कंपनी, जिसके 51% भाग का जो मालिकाना हक होता है वह होता है सरकार के पास में। 51% शेयर के भाग, 51%, 51% अंश किसके पास होते हैं, सरकार के पास होते हैं, तो वह होते हैं सरकारी कंपनी। अब इसकी विशेषता पढ़ रहे हैं, लक्षण पढ़ रहे हैं। लक्षण विशेषता कह सकते हैं, विशेषता या लक्षण करते व्यक्ति है जिस तरह से एक व्यक्ति समस्त कार्य करता है, इस तरह से कंपनी भी समस्त कार्य करती है, लेकिन कंपनी भौतिक रूप में नहीं होती। व्यक्ति के जैसे व्यक्ति भौतिक रूप में दिखाई देता है, ऐसा कंपनी भौतिक रूप में दिखाई नहीं देता है। हेलो, फिर करते व्यक्ति एक व्यक्ति जितने भी कार्य कर सकता है वह समस्त कार्य कंपनी भी करती है, इसलिए उसको करते व्यक्ति कहा है। करते व्यक्ति इसलिए कहा है कि इसको बनाया गया, मनुष्य प्राकृतिक रूप में है इसलिए वह प्राकृतिक व्यक्ति है, और कंपनी को बनाया गया है इसलिए वह करते व्यक्ति है। और वह समस्त जो व्यक्ति समस्त कार्य करता है, इसलिए समस्त कार्य कंपनी भी करती है, इसलिए उसको करते व्यक्ति कहा है। प्रत्येक वैधानिक अस्तित्व, कंपनी का निर्माण विधान द्वारा होता है और कंपनी का समापन भी विधान द्वारा होता है, इसलिए इसके सदस्यों का कंपनी से खुद स्वयं से अपने सदस्यों का प्रत्येक अस्तित्व होता है, उससे ये अलग है। वो सिर्फ संचालन करते, संचालक मंडल द्वारा कंपनी का संचालन किया जाता है। कंपनी को बंद करने का अधिकार, उसका निर्माण विधान द्वारा होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में पंजीयन करवाने के पश्चात ही उसका निर्माण होता है, और इस कंपनी में जो नियम दिए हैं उस नियम के तहत ही उसका समापन होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, जैसे एक स्वामित्व व्यवसाय को बंद कर सकता है, ऐसे एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को बचाए बंद कर सकते हैं, साझेदारी आपसी सहमति बंद कर सकते हैं। सहकारी समितियां हैं, ये भी आपसी व्यवहार चाहे इसका भी निर्माण विधान द्वारा होता है, लेकिन कुछ कार्रवाई के पश्चात ये भी बंद कर सकते हैं। लेकिन कंपनी को विधान द्वारा उसका निर्माण होता है और विधान द्वारा इसको समापन किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से उसको बंद नहीं कर सकता। ठीक है, फिर स्थापना, इसके कंपनी के निर्माण करना बहुत ही खर्चीला है। उसके अंदर जो कागजी कार्रवाई होती है बहुत ही बड़ी कार्रवाई होती है। इसका स्थापना करने जो इसकी स्थापना की कार्रवाई करता है उसको प्रवर्तक कहते हैं। प्रवर्तक उस कंपनी के प्रारंभ से लेकर तो उसको अस्तित्व में लाने का जितना कार्य करता है वो प्रवर्तक करता है। उसके बाद में प्रवर्तक पंजीयन समस्त डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके और फिर वो पंजीयन कार्यालय में जमा करवाता है। पंजीयन कार्यालय में जमा करवाने के पश्चात उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। सब जब पंजीयक संतुष्ट हो जाता है कि इसके सब कागजात उपलब्ध हो गए हैं, सब प्रमाण पत्र उपलब्ध हो गए हैं, तब उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसे कहते हैं समावेदन प्रमाण पत्र, और इस सामान्य भाषा कहते हैं पंजीयन प्रमाण पत्र। उसके बाद में निजी कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी होती है वो अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकती, क्योंकि उसको अंश जारी करने के लिए जब पंजीयन हो जाता है तब वह अंश जारी करने के लिए प्रविवरण जारी करती है। प्रविवरण एक
तो ये प्रथम वैधानिक अस्तित्व हो गया, स्थापना हो गई उसकी। शाश्वत उत्तराधिकार, यहाँ पे हमें देखना होगा एक ही बात है, इसका जन्म किसके अपने कंपनी अधिनियम के द्वारा इसका जन्म होता है। कंपनी अधिनियम से समापन कर सकती है और कंपनी अधिनियम भी इसके किसी को उत्तराधिकारी बना सकती है। इसलिए इसके अंदर जैसे एक स्वामित्व कंपनी है, उसका उत्तराधिकार नहीं है तो वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इस हिंदू परिवार व्यवसाय है, इसमें भी कर्ता के बारे में चलाने वाला तो बंद हो जाता है। साझेदारी है, तो व्यक्ति अगर किसी को उत्तराधिकारी बनाना तो वो भी समाप्त हो जाता है। लेकिन कंपनी है, विधान द्वारा निर्मित होती है, विधान द्वारा इसका समापन किया जाता है, इसलिए इसको कंपनी ही किसी को उसका उत्तराधिकार किसी को बना सकती है। नियंत्रण, संचालक मंडल होता है और संचालक मंडल ही पूरी कंपनी का नियंत्रण करता है। समस्त कार्रवाई, जैसे सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं, पहले होता है उच्च स्तरीय प्रबंधक, फिर होता है मध्यम स्तरीय प्रबंधक, फिर होता है निम्न स्तरीय प्रबंधक और उसके बाद में आते हैं श्रमिक। ये समस्त लोग समस्त कंपनी के संचालन के कार्य करते हैं, उत्पादन के कार्य करते हैं और इसका नियंत्रण करते हैं। सिर्फ वो उनका अस्तित्व पृथक होता है, वो वेतन लेते हैं या उसका जो हिस्सा होता है वह लेते हैं। नियंत्रण दायित्व होता है, इसके अंदर जितनी राशि शेयर होल्डर ने जितनी राशि के शेयर खरीदे हैं इतने वहां तक ही उनका दायित्व होता है। मतलब इनका सीमित सदस्यों का सीमित दायित्व होता है। इसमें जैसे एक स्वामित्व कंपनी, इसके अंदर असली दायित्व होता है। संयुक्त परिवार वैसा है, इसमें कर्ता का असली दायित्व होता है। साझेदारी होती है, इसमें भी दो जिस प्रकार के सीमित दायित्व वाले का सीमित दायित्व होगा, असीमित दायित्व वाली साझेदारी है तो उसमें असीमित दायित्व होंगे। इसमें सहकारी समिति, इसके अंदर भी सीमित दायित्व होता है और कंपनी है, कंपनी के अंदर भी सदस्यों का सीमित दायित्व होता है। सीमित दायित्व मतलब है जितनी उन्होंने शेयर क्रय किए हैं, जितनी राशि का भुगतान किया है और जितनी राशि का भुगतान करना बाकी है वहां तक ही उनका दायित्व होगा। ठीक है। फिर है जोखिम उठाना, यह ध्यान देने की बात है। जोखिम उठाना, इसके अंदर जो सदस्य होते हैं वो सदस्य उनका सीमित दायित्व होता है, लेकिन कंपनी का अगर ज्यादा दायित्व बढ़ जाते हैं तो अपनी संपत्ति बेच करके दायित्व प्रदान करना पड़ता है। इसलिए इसके ये विशेषता है करते व्यक्ति, प्रथम वैधानिक अस्तित्व, स्थापना, शाश्वत उत्तराधिकार, नियंत्रण, दायित्व, सार्वभौमिकता और जोखिम। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसका एक उदाहरण जिसके अंदर अमूल का अद्भुत सहकारी उपक्रम। अमूल सब जानते हैं, गुजरात के अंदर से प्लांट लगा हुआ है, दूध उत्पादन करती है, ये दूध उत्पादन करेगा, एक सहकारिता उपक्रम है। ठीक है। फिर पूर्व कंपनी अधिनियम कौन कौन से थे? भारतीय कंपनी अधिनियम 1866, फिर भारतीय कंपनी अधिनियम 1866, 1866 का 10, भारतीय कंपनी अधिनियम 1882 और भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 और स्थानांतरित कंपनी पंजीयन अध्यादेश 1942 और कंपनी अधिनियम 1956। इसके बाद नया कंपनी अधिनियम आया है, कंपनी अधिनियम 2013 को जब अमेंडमेंट किया गया। पुराने नियम बहुत पुराने हो चुके थे, उनको नयापन लाने के लिए नया कंपनी अधिनियम बना, उसका नाम है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। तो इस तरह से इसके हम गुण पढ़ लेते हैं, क्योंकि पीछे जो व्यवसाय पढ़ रहे हैं उन व्यवसाय की सीमा है, उन सीमा को समाप्त करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी का निर्माण हुआ। लोग व्यवसाय में ज्यादा नहीं जाते हैं, उसका स्पष्ट है कि जो पीछे वाला जो व्यवसाय है उसमें असीमित दायित्व होता है। लोग डरते हैं कि घाटा हो गया तो उनका नुकसान हो जाएगा, इसलिए लोग व्यवसाय नहीं करते हैं। उससे बचने के लिए ही दो प्रकार के व्यवसाय प्रारंभ किए हैं, सीमित साझेदारी और कंपनी। सीमित साझेदारी में सदस्यों का सीमित दायित्व होता है और संयुक्त पूंजी कंपनी में भी सदस्यों का सीमित दायित्व होता है। धन्यवाद। आज प्रश्न करेंगे वो होगा कंपनी किसे कहते हैं। प्रश्न करेंगे आप लोग कंपनी किसे कहते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका कंपनी किसे कहते हैं। कंपनी किसे कहते हैं, इसके विशेषताओं का वर्णन करें।
कंपनी कैसे कहते हैं इसकी विशेषता को मॉड्यूल में